डियर स्टूडेंट, मैं राजेंद्र सिंह यादव आपसे मुखातिब। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वह है मानव भूगोल की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये मानव भूगोल की शाखाएं क्या हैं? अ, इस संबंध में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रारंभ काल से जब से मानव ने अपना विकास किया और प्राकृतिक घटनाओं से अंतर संबंध स्थापित करके क्रियाएं और अंत्य क्रियाएं की, तब से लेकर के अब तक उन्होंने किन किन कार्यों में, किन किन क्षेत्रों में, किन किन शाखाओं में अपना विकास किया, वही सामान्य रूप से मानव भूगोल की शाखाएं हैं। सिंपल शब्दों में मानव भूगोल ने प्रारंभ से लेकर के अब तक जो विकास किया उसमें उन्होंने किन किन क्षेत्रों में विकास किया, उनको किन किन शाखाओं में हमने बांट दिया, वो मानव भूगोल की शाखाएं कहलाती है। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा विषय नहीं है, आप ध्यान से सुनेंगे तो बिल्कुल आपकी समझ में आ जाएगा। अब मानव भूगोल है क्या? हमने मानव भूगोल को प्रारंभ में ही मैंने आपको बताया था, जब हम एंशंट काल और मिडल एज के लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी। मानव भूगोल वह शाखा है जिसमें भूतल पर तथ्यों के स्थानिक वितरण, घटकों का पारस्परिक संबंध तथा मानवीय अंतः क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। या हम यह भी कह सकते हैं कि मूलतः तथ्यों के क्षेत्रीय वितरण तथा स्थानिक विभिन्नताओं के अध्ययन से संबंधित यह एक विज्ञान है। अब यहाँ हम तथ्यों की प्रकृति के आधार पे भूगोल को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल, यानी फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में हम सामान्य रूप से, जैसा कि आपको पता है, हम भूआकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, पर्यावरण, जैसे घटक इसके पवन, वर्षा, तूफान, इसके अलावा समुद्र विज्ञान, जीव विज्ञान और मृदा विज्ञान, यह सामान्य रूप से हम संक्षिप्त में ये कह सकते हैं कि स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीव मंडल का अध्ययन किसका काम है? भौतिक भूगोल का। भौतिक भूगोल में पृथ्वी की प्राकृतिक घटनाओं के संबंध में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब बात आती है मानव भूगोल की। मानव भूगोल में मानवीय तथ्यों जैसे मानव प्रजाति, जनसंख्या, व्यवसाय, रहन सहन, या जिसे हम पुरानी बात है, एक पिक्चर भी आई थी, रोटी कपड़ा और मकान, व्यवहार एवं संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर व्यवहार में आर्थिक क्रिया प्रतिक्रिया, जो हमारी आर्थिक क्रियाएं थी और प्रतिक्रियाएं जिन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो हमारी आर्थिक क्रियाएं थी प्रारंभ में, जो कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय जो क्रियाएं थी, वो भी मानव भूगोल का अध्ययन का विषय है। इसके अलावा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीतिक और आर्थिक व्यापार जो है, वो सभी मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। यहाँ मैं आपको स्पष्ट रूप से एक
बात कहना चाह रहा हूँ कि मानव भूगोल की शाखाओं का इतना विस्तार की शाखाएं हो गई हैं, जैसा हम आगे अध्ययन करेंगे। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है वो यह है कि मानव भूगोल में अध्ययन की जाने वाली सामग्री क्या है। हम मानव भूगोल किसे कहते हैं? मानव भूगोल भूगोल की प्रमुख शाखा है, जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से वर्तमान समय तक मानव द्वारा प्रकृति के साथ एवं पर्यावरण के साथ जो क्रिया प्रतिक्रिया एवं जो संबंधों स्थापित हुए, उन सभी का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि जब से पृथ्वी पर मानव की शुरुआत हुई तब से लेकर के वर्तमान मॉडर्न एज, यानी मॉडर्न एज तो हम अमेरिकन ब्रिटिशर्स भूगोलवेताओं या जर्मन भूगोलवेताओं की बात को कहते हैं। अभी इस वक्त को हम क्या कहते हैं ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये मॉडर्न एज के बाद का युग है जो हमें अभी वर्तमान 21वीं सदी में हम जो बात कर रहे हैं। यहाँ पर मानव भूगोल बहुत अधिक आगे बढ़ गया है, काफ़ी विकास किया है उन्होंने अपने क्षेत्र में। लेकिन इन्होंने प्रारंभ काल से लेकर के वर्तमान काल तक के संबंध में जिन जिन क्षेत्रों में विकास किया है, हम उनको प्रारंभिक काल से, जहाँ हमने थॉट के विषय में जितने टॉपिक पीछे पढ़े हैं, हम उन पे विषय करेंगे, उन पे बातें करेंगे कि कैसे मानव भूगोल के संबंध में इसका विकास हुआ और मानव भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं बनी हैं, उनके संबंध में आज हम बात करते हैं। इस संबंध में हमारी जो प्रमुख शाखा है मानव भूगोल की, उनमें मानव विज्ञान भूगोल, राजनीतिक भूगोल, वैज्ञानिक भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल, प्रादेशिक भूगोल और औपनिवेशिक भूगोल, इन संबंध में आज के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद जो अन्य शाखाएं हैं उन पर हम अगले टॉपिक में, या मेरा जो मानव भूगोल की शाखाओं के संबंध में जो पार्ट 2 होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। मानव भूगोल की प्रथम शाखा जिसे मैं मानता हूँ वह है मानव विज्ञान भूगोल। स्थानिक संदर्भ में विविध प्रजातियों का अध्ययन मानव विज्ञान भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, जो कि मानव भूगोल की एक शाखा है। इसके अंतर्गत जो सर्वाधिक कार्य किया गया था वो रेटजल द्वारा किया गया था। जर्मन भूगोलवेता रेटजल मानव विज्ञान के ऊपर भी उन्होंने काफी कार्य किया। वो एक एथनोग्राफर थे, यानी मानव जाति का अध्ययन करने वाला व्यक्ति, और उन्होंने नरवंशीय समूहों या जातियों पर भी अध्ययन किया है। एंथ्रोपोजियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग या इस्तेमाल रेटजल ने किया है, जिसका अर्थ था मानव भूगोल। लेकिन उनके द्वारा जो 2 ग्रंथ लिखे गए मानव भूगोल के ऊपर, जो कि प्रथम 1882
और दूसरा 1891 में लिखा गया था। उनके प्रथम खंड में एन इंट्रोडक्शन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी टू हिस्ट्री और दूसरा खंड द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड। उनके इन दोनों ग्रंथों में मानव के क्रम में वैज्ञानिक अध्ययन किया गया था। यहां पर मैं मानता हूं कि मानव विज्ञान भूगोल की शुरुआत जो उपलब्ध हमारे थॉट के जो विवरण हैं उनके अनुसार रेटजल द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो यह शाखा को मैं अपने विचार और अध्ययन के हिसाब से मानव विज्ञान भूगोल को मानव भूगोल की प्रथम शाखा मैं मानता हूं। सेकंड जो हम जिसको शाखा मानते हैं वह है राजनीतिक भूगोल। यहाँ 1897 में रेटजल ने राजनीतिक भूगोल पर ग्रंथ लिखा गया तथा पृथ्वी तल व राज्यों के बीच के संबंधों की तुलनात्मक अन्वेषण किया गया था। राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत हम विभिन्न राज्यों एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों की व्याख्या करते हैं, जिनमें भौगोलिक कारक अवश्य अपना योगदान प्रदान करते हैं कि किस प्रकार से भू राजनीति की स्थिति उत्पन्न होती है। रेटजल को राजनीतिक भूगोल का पिता कहा जाता है, चूंकि उन्होंने राजनीतिक भूगोल पर जो प्रथम ग्रंथ लिखा था जिसमें पृथ्वी तल के राज्यों के बीच में संबंधों का तुलनात्मक व्याख्या की थी, और उससे पूर्व में प्लेटो व अरस्तु जो कि आपस में ये गुरु शिष्य थे, उस वक्त में कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑर्गेनिक थ्योरी जो आई थी वह भी राजनीतिक विज्ञान के ऊपर थी। वहां पर भी राजनीतिक भूगोल का भूदृश्य प्रदर्शित होता था। प्लेटो प्रसिद्ध दार्शनिक थे तथा वे सुकरात के शिष्य थे। प्लेटो का दूसरा नाम अफलातून भी था, जिनका जन्म 423 या 428 ईस्वी पूर्व के बीच में माना जाता है। अरस्तु या जिसे हम अरिस्टोटल कहते हैं, वो यूनानी विचारक थे और जिनको राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। लेकिन यह मैं स्पष्ट कर दूं कि राजनीतिक भूगोल के संरक्षक के रूप में या राजनीतिक भूगोल के पिता के रूप में रेटजल को राजनीतिक भूगोल का पिता कहा जाता है। हमारा जो थर्ड जो पार्ट हमने इसका बनाया है मानव भूगोल का, वह है वैज्ञानिक भूगोल। जर्मनी में ही वैज्ञानिक भूगोल का जन्म हुआ। वैज्ञानिक भूगोल यानी साइंटिफिक ज्योग्राफी 18वीं शताब्दी में फॉस्टर्स ब्रदर्स या हम जिन्हें रिनहॉल्ड फॉस्टर्स एवं उनके पुत्र जॉर्ज फॉस्टर्स ने जर्मनी के विभिन्न भागों के भौगोलिक तथ्यों के प्रेक्षण वैज्ञानिक ढंग से किए थे, उनका वर्गीकरण किया तथा कारणात्मक व्याख्याएं की गई। उन्होंने भौगोलिक सामग्री को वैज्ञानिक दृष्टि से प्रस्तुत किया एवं भौगोलिक जो तथ्य उनके पास उपलब्ध थे उनका वैज्ञानिक विवेचन किया गया। यानी कि वैज्ञानिक भूगोल की शुरुआत भी जर्मनी से हुई थी। फॉस्टर्स के द्वारा यह कार्य
किया गया था। वर्तमान वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रीनहॉल्ड फॉस्टर को संसार का प्रथम विधि तंत्रीय भूगोलवेत्ता माना जाता है। पेशल ने उनकी कार्यों की समीक्षा करते हुए लिखा था कि फॉस्टर ऐसा प्रथम विद्वान था जिसने भूगोल के सबसे ऊंचे कार्य अर्थात वैज्ञानिक तुलना साइंटिफिक कंपैरिजन को अपने लेखों में प्रयोग किया था तथा उनके पुत्र जॉर्ज फॉस्टर ने भी क्रमबद्ध भूगोल लिखा था तथा राइन क्षेत्र का प्रादेशिक वर्णन भी लिखा था। यह अध्ययन या इस अध्ययन में उन्होंने ऐसे सूक्ष्म वर्णनात्मक शैली को विकसित किया था जो उनके अध्ययन के बाद में हम्बोल्ट या रीडर जैसे विद्वानों के लिए आदर्श बनी थी। मानव भूगोल की अगली शाखा के रूप में हम क्रमबद्ध भूगोल पर चर्चा करेंगे। फॉस्टर्स के वैज्ञानिक भूगोल के बाद कांट के द्वारा भी कुछ कार्य क्रमबद्ध भूगोल पर किया गया, परंतु क्रमबद्ध भूगोल का सबसे जो महान भूगोलवेत्ता वो हम्बोल्ट था। वास्तव में हम्बोल्ट की वर्तमान भूगोल यानी मॉडर्न ज्योग्राफी का प्रवर्तक और संस्थापक माना जाता है। उनकी जो प्रसिद्ध ग्रंथमाला थी जो कॉस्मोस में संपूर्ण क्रमबद्ध भूगोल है एवं उन्होंने भौगोलिक मानचित्रावली प्रकाशित की गई तथा उन्होंने अपने लेखों में ग्रंथों या अपने अध्ययन में उन्होंने भूआगर्तिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, वनस्पति भूगोल, मानचित्रावली का विकास किया था। उसके बाद में उन्होंने मध्य एशिया पर भी कार्य किया। यानी क्रमबद्ध भूगोल का विकास जर्मनी में हम्बोल्ट के अध्ययनों से हमें प्राप्त होता है। यह भी एक मानव भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा है। क्रमबद्ध और प्रादेशिक दो प्रकार के अध्ययन उस वक्त किए गए थे। चूंकि ये जो क्लासिकल पीरियड या हम जिसे जर्मन भूगोलवेत्ताओं को योगदान कहते हैं, उनमें इन दोनों शाखाओं का विकास हुआ था। हम्बोल्ट, पेशल और रेडचेल क्रमबद्ध अध्ययन के समर्थक रहे हैं और रीटर, रिस्टोफेन प्रादेशिक अध्ययन के समर्थक रहे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि अगर हमें संपूर्ण पृथ्वी का अगर कोई अध्ययन करना है तो हम उसे क्रमबद्ध रूप से कह सकते हैं। वो क्रमबद्ध अध्ययन है। आपने एक प्रदेश की तुलना दूसरे प्रदेश से कर दी। लेकिन अगर आप छोटे लेवल पे अगर अध्ययन करना चाहते हैं मानव प्रजातियों के संबंध में, किसी भू क्षेत्र के संबंध में, तो हमें प्रादेशिक अध्ययन को ही अपनाना पड़ता है। प्रादेशिक अध्ययन के द्वारा ही हम सूक्ष्म तरीके से पर्यवेक्षण या अन्वेषण कर सकते हैं। भूगोल की हमारी नेक्स्ट जो मानव भूगोल की शाखा है वह है प्रादेशिक भूगोल। रीटर एवं रिस्टोफेन के द्वारा प्रादेशिक भूगोल का समर्थन किया गया था। रीटर ने प्रादेशिक व्यक्तित्व यानी रीजनल इंडिविजुअलिटी के अध्ययनों को अपने ग्रंथ अर्धकुंडे का आधार बनाया था। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक क्षेत्र के समस्त भौगोलिक तत्वों के विवेचन या अध्ययन से उस क्षेत्र की पूर्णता यानी टोटलिटी का वर्णन किया जाता है, लेकिन प्रादेशिक व्यक्तित्व के आधार पर ही हम किसी क्षेत्र का पूर्ण अध्ययन
कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी यही बात कही थी कि जब तक हम प्रादेशिक अध्ययन नहीं करते हैं, हम क्षेत्र की बारीकियों से अध्ययन नहीं कर पाते। लेकिन जर्मनी के बाद यह भी उल्लेखनीय है कि सबसे 20वीं सदी के प्रारंभ में सबसे ज्यादा प्रादेशिक भूगोल के ग्रंथ व लेखन का कार्य फ्रांसीसी भूगोलवेताओं द्वारा किया गया था। प्रादेशिक भूगोल पर चर्चा के पश्चात, जहां हमने यह भी जाना था कि जो प्रादेशिक भूगोल पर जो कार्य जर्मनी में हुए थे, उसके पश्चात सबसे अधिक कार्य 20वीं सदी के प्रारंभ में फ्रांस में हुए थे। उसके बाद जो जिस भूगोल की शाखा का जन्म हुआ, जो अस्तित्व में आई, वह है औपनिवेशिक भूगोल यानी कॉलोनियल ज्योग्राफी। 1870 में फ्रांस जर्मनी युद्ध में फ्रांस पराजित हो गया था। इस पराजय के उपरांत जो लॉस हुआ या जो हानि हुई थी, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए फ्रांस ने अफ्रीका तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में अपने उपनिवेश या कॉलोनीज बनाए थे। इसी कारण से फ्रांस में सामान्यतः उपनिवेशों के भौगोलिक अध्ययन के प्रति रुचि जागृत हुई। फ्रांस के विश्वविद्यालयों में भूगोल को विषय के रूप में शुरू किया गया। 1892 में पेरिस के सोरबोन विश्वविद्यालय में तथा 1800 जो मैंने पूर्व में बताया 1892 में औपनिवेशिक भूगोल के प्रोफेसर का पद सृजित किया गया था। यानी उपनिवेश भूगोल यानी प्रादेशिक भूगोल के बाद जो उनका ज्ञान था, जो प्रादेशिक भूगोल से उन्होंने प्राप्त किया, प्रदेशों का विवरण या उनकी समस्त घटनाएं या निवासियों के हाल या वहां के खनिज संसाधन या उनकी क्षमताएं, वो सभी फ्रांस के जो 20वीं शताब्दी के पूर्व जो कार्य हुआ था उनमें उन्होंने प्राप्त कर लिया था। जर्मनी के युद्ध में पराजय के पश्चात उन्होंने उपनिवेश के रूप में अपनी कॉलोनीज या अन्य क्षेत्रों में पर अपना आधिपत्य स्थापित करना शुरू किया और इसी कारण ही उन्होंने पेरिस के सोरबोन विश्वविद्यालय में 1892 में औपनिवेशिक भूगोल के प्रोफेसर का पद सृजित किया गया। यहाँ पर फ्रांस के भूगोलवेताओं की बड़ी देन औपनिवेशिक भूगोल के क्षेत्र में रही है। फ्रांसीसी उपनिवेशकों के विस्तार में फ्रेंच ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 1898 में प्रमुख भूगोलवेता विडाल डी लाप्लास प्रोफेसर बने तथा दूसरे स्थानों पर भी जैसे रेनिस, बोर्डियो, लियोन्स, स्विट्जरलैंड इत्यादि सभी विश्वविद्यालयों में प्रादेशिक उपनिवेशिक मानव तथा भौतिक भूगोल का अध्यापन कार्य शुरू किया गया। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि 1922 तक उस वक्त के फ्रांस के सभी 16 विश्वविद्यालयों में भूगोल के विभाग स्थापित हो चुके थे। 1892 में सोरबोन यूनिवर्सिटी पेरिस की जो थी, वहां पर 1892 में औपनिवेशिक भूगोल के प्रोफेसर पद का सृजन हुआ था। यहाँ पर 1895 में ही इसी यूनिवर्सिटी में औपनिवेशिक अध्ययन
यानी ब्यूरो ऑफ साइंटिफिक स्टडीज ऑफ कॉलोनीज की स्थापना की गई थी। औपनिवेशिक भूगोल के संदर्भ में, जो कि फ्रांसीसी विचारधारा के ऊपर थी, डिजामिया की पुस्तक ब्रिटिश साम्राज्य ला एम्परर ब्रिटेनिक्यू 1923 में प्रकाशित हुई तथा जी हार्डी की पुस्तक औपनिवेशिक भूगोल ज्योग्राफी कॉलोनाइजेशन 1933 में प्रकाशित हुई थी। यानी औपनिवेशिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है जिस पर जर्मनी के बाद फ्रांस में अत्यधिक कार्य हुआ था और भारत भी इस औपनिवेशिक कालीन भूगोल से अछूता नहीं रहा है। ये हम हिस्ट्री और में हमने पढ़ा है। डियर स्टूडेंट, जो शेष हमारे मानव भूगोल के जो शाखाएं हैं उसका अध्ययन हम अगले टॉपिक में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप पुस्तकों का अध्ययन करें, उनसे लाभ प्राप्त करें, मेरे लेक्चर को सुनें और उसके संबंध में अगर आपकी कोई भी जिज्ञासा हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। जय हिंद,